इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा चीज इसके अंदर देखने वाले हैं। और ये वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। देखिए आगे और कुछ क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होने वाला था? पुणे में। और उस समय पुणे में प्लेग बीमारी आ जाने के कारण स्थान को चेंज किया गया और स्थान जो किया गया वो मुंबई में भी कहाँ पर हुआ था? इसको भी ध्यान रखिएगा। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो मुंबई के अंदर, यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नेरोजी ने। अगला प्रश्न है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नेरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हो रही थी उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? यानी कांग्रेस के बारे में सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व ये बताया था लॉर्ड डफरिन ने। और कुछ विशेष थोड़ा सा जानकारी है। भारत में प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कांग्रेस का जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो परिवर्तित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया वो किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाल बाल पाल जो कि गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे, इस त्रिगुट में कौन से नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वो थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यानी 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और कुछ विशेष है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। आगे है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था
नो ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। आगे है, यह किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। आगे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हो रही थी, स्थापना अधिवेशन हुआ था, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने केवल एक बार किया था, 1924 में, और यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। आगे है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी प्रश्न जो पूछ रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? यानी 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो उनके बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके किसके द्वारा दिया गया? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो दिया गया था वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आगे, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। किसका सुझाव था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव था महात्मा गांधी का। आगे है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत को आजादी मिली यानी 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आगे है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? यानी किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? ये था लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। आगे है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो बने रहे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस मौलाना अबुल कलाम आजाद का जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जयंती मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उसका वार्षिक अधिवेशन है और उसके अध्यक्ष हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो होता है वो होता है 1885 में, और कहाँ पर होता है? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन की में महासचिव कौन बने थे? तो ए ओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या क्या काम हुआ था उसको देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण काम हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या क्या काम हुआ था? इसमें का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ
था, किंतु दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट बना कि प्रथम अधिवेशन बंबई में तो हुआ, बंबई में हुआ, बंबई में भी कहाँ पर हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। और प्रारंभिक इसका नाम यानी कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दूसरा प्रश्न बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया, तब हम लोग आंसर करेंगे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी पर दादा भाई नेरोजी के नामकरण का श्रेय जाता है। इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो हम लोग आंसर करेंगे 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। और 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, ये कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेरोजी ने। और दादा भाई नेरोजी इस तरह से कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नेरोजी। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी कुल मिला के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया। पहला बार तो 1896 का जो 1886 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है यहाँ पर किया। दूसरी बार जो इन्होंने किया था अधिवेशन की अध्यक्षता, वो 1893 में जब कांग्रेस का लाहौर लाहौर अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और उसके बाद 1906 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। तो इस तरह से दादा भाई नेरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। इसमें क्या कुछ प्रमुख काम हुआ था उसको देखते हैं, या प्रमुख कुछ विशेषता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। इसमें क्या है, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष में विलय हो गया। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ, उसी में एक एसोसिएशन चलता था, एक संगठन चलता था जिसका नाम नेशनल एसोसिएशन। ये नेशनल एसोसिएशन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया, मिल गया। नेशनल एसोसिएशन राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया दूसरे अधिवेशन में। और उसके बाद जो है इसी अधिवेशन में उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उसने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ये सारा काम हुआ था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में। अब देखिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ पर होता है, ये होता है मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जो मद्रास में हुआ था। इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें क्या हुआ था, कुछ प्रमुख काम विशेषता, इसका प्रमुख विशेषता में आता है। देखिए सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन में हुआ था। अब देखते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन होता है, ये होता है 1888 में। और कहाँ पर होता है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। तो इस तरह से जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए। ये भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 के कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कुछ प्रमुख जो काम हुआ यानी विशेषता रहा इसका कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का, इस विशेषता में आता है कि जॉर्ज यूले जो हुए कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय
वो निर्वाचित अध्यक्ष बने। यानी कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के साथ-साथ प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी बने, इसको भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। और निर्वाचित अध्यक्ष बने, निर्वाचित मतलब कि इसके लिए चुनाव हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। यानी कि इलाहाबाद के उस समय गवर्नर जो थे ऑकलैंड थे, और इस ऑकलैंड के द्वारा विरोध किया जा रहा था कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का। उसके बावजूद इलाहाबाद में जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ, तो ये सफल हुआ। कांग्रेस के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ये बेहतरीन सवाल है, इसको निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया था? पहली भाषा किस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था? तो वो था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, जो हो कहाँ पर रहा था? इलाहाबाद में। याद रखना है हम लोगों को। तो इसमें कुछ क्या प्रमुख काम हुआ? पहला हुआ कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज के साथ साथ में प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। उसके बाद निर्वाचित अध्यक्ष बने थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के लिए निर्वाचन जो हुआ पहली बार अध्यक्ष पद के लिए, वो हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, जिसमें यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और इलाहाबाद के गवर्नर थे जिसका नाम है ऑकलैंड। इस ऑकलैंड के विरोध के बावजूद ये सम्मेलन संपन्न हुआ, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ये महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो वो कांग्रेस का था चौथा अधिवेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन, जो होता है 1890 में। और सॉरी, अगला अधिवेशन 88 के बाद जो 88 89 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला अधिवेशन होगा 1890 में। और 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये होता है कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं, वो करते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े वकील थे उस समय। महाराष्ट्र के बहुत बड़े वकील थे, महाराष्ट्र के एक वकील थे, महाराष्ट्र के वकील थे। इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1890 में जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रमुख कुछ विशेषता रहा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। कांग्रेस विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, यानी यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन है? वो है कादम्बिनी गांगुली। यही कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, है ना? ध्यान रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन है? कादम्बिनी गांगुली। यही कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधित किया था। कब? तो 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो कलकत्ता के अंदर हुआ था। आगे देखिए, अगला है कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन होता है कहाँ पर? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्ला सियानी ने। यानी कांग्रेस का 1890 का अधिवेशन की अध्यक्षता जो कलकत्ता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करता है? रहीमतुल्ला सियानी। और इसमें क्या होता है? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और ये गाया किसके किसके द्वारा गया, यानी किसने गाया था? तो वो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सयानी ने कर रहे थे। आगे है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इस अधिवेशन में क्या कुछ मांग हुआ था? इसमें देखते हैं काम हुआ था इस अधिवेशन में। यानी 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, 1905 के अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। बंगाल का जो विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, वही बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया।
स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। ये कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन जो बनारस में संपन्न हुआ था, इसी अधिवेशन में। उसके बाद होता है कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन और कांग्रेस के 1906 अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये होता है कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरू। इसमें क्या होता है? दादा भाई नेहरू ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से कब प्रथम बार प्रयोग किया था? तो ये किया था 1906 का, जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो इसी समय। अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन और ये सूरत में हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ध्यान रखिएगा, 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है? तो 1907 का सूरत अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? राम बिहारी घोष ने किए थे, रास बिहारी घोष ने किया था। उसके बाद होता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे विशन नारायण धर ने। विशन नारायण धर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया सरकार की कठोर नीतियों के विरोध में। सरकार के कठोर नीतियों के विरोध में पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तब हम लोग आंसर करेंगे कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। उसके बाद होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। यानी 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो अंबिका चरण मजूमदार ने करते हैं। इसमें क्या कुछ काम हुआ था? इसमें जो प्रमुख काम हुआ था उसमें कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, यानी कांग्रेस का एक बार पुनर्मिलन हुआ था। गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में, उसी का इसमें मिलन हुआ, नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण। कांग्रेस साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच समझौता हुआ था। तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसी 1916 का लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कब? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद होता है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट इस तरह से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट। कब? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में। और इसमें क्या कुछ काम हुआ था? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को किस अधिवेशन के बाद अपनाया था? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन के बाद। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। अब होता है 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो 1920 का नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचार्य ने। उसके बाद होता है 1924 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन होता है बेलगांव में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी ने। 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर? बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी ने। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। एक सवाल यहाँ पर और आएगा, ये बेलगांव कहाँ पर है? बेलगांव कर्नाटक के अंदर है।
बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। उसके बाद होता है 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन होता है कहाँ पर? 1925 का अधिवेशन होता है मद्रास में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एस अंसारी ने। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का बात किया गया। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की पारित प्रस्ताव को पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दूसरा काम हुआ, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1925 का, जब मद्रास का अधिवेशन हुआ था, जिस एस अंसारी की अध्यक्षता में। उसके बाद होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने मनाने का घोषणा निर्णय लिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया 1929 का लाहौर अधिवेशन में, और इसी के बाद प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ये कब लिया गया था? ये लिया गया था 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के द्वारा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उसके बाद होता है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, साथ ही साथ मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। ये कब किया गया था? 1931 का कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद होता है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या कुछ काम हुआ था? इसमें काम हुआ था, इस देखिए इसमें काम जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी जो बताया था, वो बताया था 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद होता है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का 1937 का फैजपुर अधिवेशन, और ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। ये बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से ध्यान रखेगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, वो अधिवेशन था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद होता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और इसमें क्या कुछ काम हुआ था, देख लेते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से काम था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया गया। तो ये भी बढ़िया प्रश्न आएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद होता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। इसको भी ध्यान रखिए, बढ़िया प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। ये अध्यक्ष बने थे 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद होता है 1946 का मेरठ अधिवेशन, यानी कांग्रेस का 1946 का मेरठ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आचार्य जेबी कृपलानी ने।
और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी और ये जबकि 1946 के मेरठ के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन से संबंधित। में भी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट छोड़ते जाइए। तो थैंक यू सो मच।